Hello friends, welcome to this lesson. So in today's lesson we are going to discuss our unit 3 of IE and IFS इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। दोस्तों आज हम लोग यूनिट 3 डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है द हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया नीति आयोग। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर थर्ड सेशन ऑफ IE एंड IFS। बिफोर दैट इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2 यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, और आज हम लोग थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस पार्टिकुलर चैप्टर में समझनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज वी विल डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग कितने तरह के होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है मेन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का। देन वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री एंड वी विल सी कि हाउ वाज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया डन बिफोर, एंड देन वी विल सी व्हाट वाज द असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान परफॉर्मेंस। 5 ईयर प्लान जो चल रहा था उसको पता है आपको, बंद करके नीति आयोग को शुरू किया गया, तो उसका असेसमेंट क्या है। एंड देन वी विल सी नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड द सेवंथ टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज द फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक प्लान, यानी जो ये हमारी इकोनॉमिक प्लान है उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से आते थे। तो ये हमारे टॉपिक्स का विवरण है। लॉन्च्ड JIB 2023 टारगेट बैच प्लान, and this plan is for those aspirant who are aspiring to clear JIB in a single attempt. Presently we are covering 2 subjects, that is RBWM and IE and IFS, and for other 2 subjects the courses will be launched soon after the completion of module A of both this subject. What you will get unit wise theory videos, you will get unit wise PDF, you will get unit wise MCQs. So videos, PDF and MCQs, and videos in the form of MCQs and PDF, both in the form of videos as well as PDF you will get. If you want to avail the plan for any of this, then it will cost you rupees 500 and PDF will cost you rupees 200. And if you want to opt this plan for both of these, it will cost you rupees 10. There will be 10% discount. If you want to purchase it, please WhatsApp me on this number. I will let you know the detail. Now let's continue our today's session. आइए दोस्तों हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। So friends, let's begin with the first topic. The first topic that we have to study is definition of economic planning. यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, आखिर क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिस्ट HD डिकिंसन ने इसको ऐसे डिफाइन किया है, द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी आपका जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होता है उसे ही हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। आप क्या क्या डिसीजन हो सकता है कि व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, यानी कितना हमें प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। टू whom इट इज़ टू बी एलोकेटेड, यानी जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो किसे एलोकेट करेंगे, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करती है, ये एक हमारी डिटर्मिनेट अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब कैसे डिसाइड करती है, तो सर्वे करवाती है। जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करती है। तो ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग आपने समझा ना, इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, it is the making of major economic decision, what and how much is to be produced, to whom is to be allocated based on comprehensive survey of economic system as a whole. So this is called economic planning. अब दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं कि इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों। प्लानिंग किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं कंजम्पशन के, प्रोडक्शन के, इन्वेस्टमेंट के, ट्रेड के, ठीक है। तो ये सभी मिलके एक टेक्निकली कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये जो प्लानिंग होता है ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल नहीं होता है, इससे ये भी होता है कि आप लाइफ के स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक भी आता है दोस्तों, प्लानिंग की हम बात करें, इकोनॉमिक भी आता है, फिर कल्चरल भी आता है, कल्चरल प्लानिंग भी होता है, फिर कुछ सोशल प्लानिंग भी, स्पिरिचुअल वैल्यू की भी प्लानिंग होती है, ठीक है। सो दिस आर ऑल इंक्लूडेड। मतलब आप सिंपल सी भाषा में बात करें, यदि हम एक लाइन में कहें प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, तो आप कह सकते हैं कि प्लानिंग है कि आपके पास स्किल है, स्किल ऑफ रीचिंग एनी ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे आप पहुंचेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए जो स्किल होती है वही कहलाता है प्लानिंग, ठीक है। और यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एट हैंड, रिसोर्सेज रहेगी हमारे पास, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एट हैंड मतलब हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगी, लेकिन उस रिसोर्स का कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए
ये हमारे पास स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू यूज दैट रिसोर्स इन ऑर्डर टू रीच आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, सो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज डिफाइंड, दिस इज हाउ प्लानिंग इज डिफाइंड। तो आपने प्लानिंग समझ लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मेनली डेफिनेशन क्या है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग का टाइप्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत सारे लेवल पे प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहला बेसिस है गोल। तो गोल के बेसिस पे प्लानिंग को आप कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट्स हैं, तो टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट से प्लानिंग या तो रीजनल हो सकता है या नेशनल हो सकता है, इसीलिए कहा गया टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। या तो हो सकता है कि रीजनल बेसिस पे प्लानिंग कर रहे हैं आप या नेशनल बेसिस पे कर रहे हैं। यदि आपका स्टैंड पॉइंट पॉलिटिकल है तो प्लानिंग हो सकता है फेडरल हो, स्टेट हो या लोकल हो। फेडरल समझते हैं ना, फेडरल मतलब ये होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे टू लेयर हो। जैसे कि आप देखते हैं ना, हमारे इंडिया में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, इसे ही कहा जाता है फेडरल, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से प्लानिंग हो सकता है कि आप फेडरल लेवल पे करें, स्टेट लेवल पे करें या लोकल लेवल पे करें। तो डिपेंडिंग ऑन द विच स्टैंड पॉइंट यू आर टेकिंग, सो दिस वे प्लानिंग हैज बीन क्लासिफाइड। सो हमने देखा टेरिटोरियल के बेसिस पे रीजनल और नेशनल, हमने देखा पॉलिटिकल के बेसिस पे फेडरल, स्टेट और लोकल। इसके बाद दोस्तों आप यदि थर्ड बेसिस का बात करें तो आपका हो सकता है कि पार्टिसिपेशन के बेसिस पे। यदि आप पार्टिसिपेशन के बेसिस पे प्लानिंग को क्लासिफाई करें तो हो सकता है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग हो या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो। यदि आप टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट को यूज करें तो प्लानिंग हो सकता है लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। फिर उसके अलावा प्लानिंग सेक्टरल हो सकता है या ज्योग्राफिकल हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, डिपेंड्स ऑन द गोल। गोल क्या है हमारा, पार्टिसिपेशन है, टेम्पोरल है, पॉलिटिकल है, टेरिटोरियल है, ये क्या हमारा गोल है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्टोरल प्लानिंग है दोस्तों, ये क्या होता है कि ये इकोनॉमी के सिंगल सेक्टर पे फोकस करता है, ठीक है। और स्पेशियल प्लानिंग जो होता है वो पूरे के पूरे ज्योग्राफी पे फोकस करता है, इसीलिए ज्योग्राफिकल प्लानिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ की फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग जो कि हमारे इंडियन प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं। मतलब हमारे भारतीय प्लानिंग प्रोसेस में जो पार्ट्स हैं उसका कुछ मैं आपको फॉर्म्स बताता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्म है दोस्तों रीजनल प्लानिंग। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट पहला देश था जो कि रीजनल प्लानिंग स्टार्ट किया था 1916 में, 1916 में, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, which was the first country to introduce the regional planning? Then please remember United States 1916। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, और ये जो प्लानिंग किया था ना यूएस ने, बहुत ही सक्सेस हुआ था ये, ठीक है। जिसका जो भी गोल्स था वो अचीव हुआ था इस प्लानिंग को यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था रीजनल लेवल पे, इसलिए नाम रखा गया रीजनल प्लानिंग, ठीक है। रीजनल लेवल पे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया और इसका टारगेट था वाइड ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या टारगेट था, ये थे रूरल हो गया, अर्बन कम्युनिटीज हो गए, दीज वेर ऑल टारगेट्स ऑफ दिस प्लानिंग। तो इसके अंदर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर किया गया, इसके अंदर रूरल एरिया, अर्बन कम्युनिटीज सभी को कवर किया गया। और क्या गारंटी किया गया, गारंटिंग ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ह्यूमन एक्टिविटी को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्पेस को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे। सो दिस वाज द रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूएसए में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ही सक्सेसफुल रहा था प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम लोग रीजनल लेवल पे प्लानिंग करते हैं और इसका टारगेट होता है वाइड ज्योग्राफिक एरिया, रूरल या अर्बन कम्युनिटीज। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्पेस जो हमें मिल रहा है, हमारे पास जो रिसोर्स है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दूसरा टाइप ऑफ प्लानिंग है वो है नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग दोस्तों कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो सोवियत यूनियन में स्टार्ट हुआ था, यूएसएसआर में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो इनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1928 टू 1933 तब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और ये सबसे पहला वर्ल्ड को एक टेस्ट दिया था नेशनल प्लानिंग का। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत जरूरी था कि भारत को नेशनल प्लानिंग की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल स्ट्रेटजी लिया ताकि एक एक्टिव रोल ले सके रिसोर्स एलोकेशन में और फॉर मोबिलाइजेशन। ताकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू टेक एन एक्टिव रोल इन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सों को प्रॉपर एलोकेट करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी का यूज किया हमारे भारतीय सरकार ने, ठीक है। और भारत को बहुत जरूरी पड़ी थी नेशनल प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करने का।
तो अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग समझा, उसके डेफिनेशन को समझा कि हमारे पास यदि कोई गोल है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वही होती है प्लानिंग। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा, हमने फिर देखा कि प्लानिंग के टाइप्स कितने होते हैं, और फिर हमने दो प्लानिंग अभी डिस्कशन किया, नेशनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। अब ये देखते हैं कि आखिर प्लानिंग से होता क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ होता है इकोनॉमी में। सस्टेनेबल ग्रोथ समझते हैं ना, कि हम केवल अपना ही ध्यान न दें, हम हमारे आगे आने वाली जनरेशन का भी हम ध्यान रख रहे हैं, उसे ही कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन द इकोनॉमिक आउटपुट लेवल। जैसे मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक आउटपुट में ग्रोथ होगा, फिर उसके ये प्राइम गोल है प्लानिंग का। ठीक है, कि आपका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो उसमें ग्रोथ रहे, दिस इज द प्राइम गोल ऑफ planning. Now the second objective of economic planning is poverty alleviation. तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो जिसका एम यही है कि हम पॉवर्टी को हटा सकें, और ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है सरकारों के द्वारा अभी तक। तो ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, टू पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये फंडामेंटल गोल है प्लानिंग का, कि हम जो है रोजगार की व्यवस्था, रोजगार दे पाएँ अपने जनरेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसे दूर हट पाएँ, पॉवर्टी को एलिवेट कर पाएँ। ये फंडामेंटल गोल है हमारे प्लानिंग का। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो यहाँ पे जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इंटीग्रल एस्पेक्ट है। फिर सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। आपको पता है कि हमारे देश में आर्थिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे डिस्पैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का फार रीचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है हमारे सोसाइटी में, राइट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का जो है बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है सोसाइटी में, और ये भारत में दिखा। इनइक्वालिटीज बढ़ते ही रह गए, ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल लेवल पे। तो जब इंडिया ने प्लानिंग को शुरुआत किया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को वाइडली एक्नॉलेज किया गया कि हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये टेक्निक है जिससे जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जितने भी इनइक्विटीज़ हैं, उसे हम लोग एड्रेस कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, यानी इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन इसमें क्या था दोस्तों, कि इंडियाज प्लान प्रायोरिटाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कन्वेंशनल सेक्टर। तो भारत का जो इकोनॉमिक्स प्लान था, इसने क्या किया कि जो हमारे कन्वेंशनल सेक्टर है उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज किया। ये एग्रीकल्चर से शुरुआत किया। एग्रीकल्चर एक ट्रेडिशनल सेक्टर था जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी थी कि मॉडर्न फार्मिंग, डेयरिंग, अदर प्रैक्टिसेस को आप क्विकली इंटीग्रेट करें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होता है कि हमारा इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलिएंट इकोनॉमी, यानी खुद पे आश्रित हो, हमारा इकोनॉमी खुद पे आश्रित हो, ठीक है, आत्मनिर्भर हो। तो ये सब पॉइंट्स है दोस्तों रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, एक बार मैं क्विकली रिकॉल कर लेता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसा हिस्ट्री रहा है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का, हिस्ट्री कैसा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं तो 1930s में एक एग्रीमेंट था कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत जो होगा वो प्लान्ड इकोनॉमी होगा, और 1950 में भारत ने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को शुरुआत कर दिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में देखिए क्या हुआ कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग था, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इसके हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय 5 ईयर्स प्लान। तो इसको डायरेक्ट किया गया 5 ईयर प्लान के द्वारा, और 5 ईयर प्लान यानी कि 5-5 साल का प्लान रहेगा। और उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें मिड रिव्यू होगा, मिड टर्म रिव्यू होगा। 5 साल का प्लान है, और क्या होगा दोस्तों, मिड टर्म रिव्यू होगा। अब मान लीजिए कि कभी वार का सिचुएशन आ गया या कुछ क्राइसिस आ गया, तो इंडिया ने क्या किया कि ईयरली प्लान आउट किया। वैसे तो 5 ईयर प्लान था, लेकिन कुछ वार के कारण या कुछ क्राइसिस के कारण भारत ने क्या किया, ईयरली प्लान आउट किया। इसे प्लान हॉलीडेज कहते हैं, ठीक है। मतलब जब वार आया, जब कोई क्राइसिस आया, तो 5 साल वाला प्लान नहीं चला, तब ईयरली प्लान चला, और उसको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये वार वाले सिचुएशन में था। अब दोस्तों 2015 में क्या हुआ कि सरकार ने, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ दोस्तों, 2015 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग का इस्टेब्लिश किया।
नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ताकि ये क्या कर सके कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। इसका लॉजिक क्या था, क्यों गठन किया गया था? लॉजिक ये था कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम में चला गया। मार्केट डोमिनेटेड समझते हैं ना, प्राइवेट, ठीक है। तो आपको पता, आपने पढ़ा होगा ना कि हमारा जो कुछ मार्केट इकोनॉमी होता है, कुछ हमारा कमांड इकोनॉमी होता है, कुछ हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। तो ये मार्केट इकोनॉमी मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो गया है प्राइवेट में। तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 से लेकर 2015 तक चार्ज में थी, लेकिन 2015 में रिवैम्प कर दिया गया सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हाँ, ये जो है प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंडिया के पास सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसीड्यूर था, जिसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट सभी देखा जाता था। तो प्लानिंग कमीशन 1950 से चार्ज में थी। ये स्टैट्यूटरी एंटिटी नहीं थी, इसी कोई अपनी स्टैट्यूटरी एंटिटी नहीं थी, लेकिन इसका हेड कौन था? मैं प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज रिमेंबर। प्लानिंग कमीशन के हेड कौन थे? प्लानिंग कमीशन के हेड थे डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के हेड हुआ करते थे। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन जो थे वो कौन थे? वो दोस्तों प्लानिंग कमीशन के हेड हुआ करते थे। और चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग कमीशन का जो प्लान था, ठीक है, वो अप्रूव्ड, हाँ, तो उसको अप्रूवल कौन देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसे कहते हैं। और इसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट दैट यू शुड नीड टू रिमेंबर कि प्लानिंग कमीशन का जो भी प्लान्स था उसको कौन अप्रूवल देता था? तो ये जो कमिटी था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, ये इसे अप्रूवल देते थे। और दोस्तों इसी वक्त क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के पैरामीटर को रीडिफाइन किया, ठीक है। तो इसने नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया और उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, ताकि हम जो है पीपुल के नीड और एम्बिशन को बेटर सर्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक की तरह इस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग कैसे इस्टेब्लिश किया गया? थिंक टैंक के तरह अंतर्गत, ताकि एक स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एश्योरेंस दे सके गवर्नमेंट को फेडरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। अब जरा बात करते हैं हम लोग अपने प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट प्लान की, एक एक करके हम लोग सभी प्लान को डिस्कस करते हैं। तो 1951 से 1956 तक इस प्लान को इफेक्ट में था, ठीक है। तो जैसे इकोनॉमी जो है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो लार्ज स्केल फूड ग्रेन इम्पोर्ट, ठीक है। अब देखिए उस वक्त हुआ क्या था कि फूड ग्रेन जो है, जो भी हमारे पास अनाज था उसको हम लोग इंपोर्ट करते थे और हाई स्केल में इंपोर्ट करते थे। 1951 की बात करें तो लार्ज स्केल में हम लोग इंपोर्ट करते थे और प्लस क्या होता था कि प्राइस भी बढ़ रहा था, ठीक है। प्राइस भी क्या हो रहा था दोस्तों? बढ़ रहा था। तो प्राइस इंक्रीज होना और फूड इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे किस चीज़ पे प्रायोरिटी दी गई? एग्रीकल्चर पे प्रायोरिटी दी गई, ताकि हम जो है अपने देश में अनाज को उपजाएं, ताकि हमें भारत पे विदेश पे विश्वास नहीं, हमें विश्व डिपेंड नहीं करना है, तो हम अपने विदेश पे आश्रित नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग हाई लेवल में फूड इंपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया गया। क्यों दिया गया? समझ में आ गया ना। और प्राइस भी बढ़ रहा था, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही ना। तो इसी चीज़ के लिए एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया गया। इसमें इरिगेशन भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PSUs को जो है 44.6% आउटले मिला, ठीक है। लेकिन जिसका जो रिजल्ट था वो डिसअपॉइंटिंग था, रिजल्ट कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। जो 1956 में ये फर्स्ट प्लान खत्म हुआ तो रिजल्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकंड प्लान। सेकंड प्लान कब से कब होता है दोस्तों? तो इसका जो पीरियड है वो है 56 से लेकर 61, यानी 5 साल के लिए था। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया दोस्तों। पहला प्लान में क्या था? एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह, लेकिन प्लान 2 में सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को पे जोर दिया गया, ठीक है। विच कंसंट्रेशन ऑन हेवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड, हेवी इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन होना और कैपिटल गुड का कंस्ट्रक्शन होना। अब देखिए इसका स्ट्रेटजी किसने डिराइव किया, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा महालानोबिस प्रोफेसर थे, इन्होंने ही सेकंड प्लान का स्ट्रेटजी डिफाइन किया था, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इकोनॉमी था उस वक्त क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी होने के कारण जो है फूड शॉर्टेज, कैपिटल शॉर्टेज हमारी इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया था।
थर्ड प्लान में दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1961 से 1965 में। ये जो थर्ड प्लान है दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाया था इस इंडिया के प्लानिंग में, ठीक है। अब लेकिन इस वक्त क्या हुआ दोस्तों, इसी एरा में 1961 से लेकर 62 तक चाइना के साथ वार हुआ, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान के साथ वार हुआ गुजरात बॉर्डर पे, कब 65 से लेकर 66 तक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक हमारे यहाँ ड्रॉट भी आया था दोस्तों 66 में। तो ये सभी क्या इसका इफेक्ट पड़ा इस प्लान पे। तो जो ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का वो ये एकम्प्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि जो हमारा सारा पैसा जो है चला गया इस ड्रॉट में, सारा पैसा चला गया इस वार में। इस कारण से ये जो प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वाज नॉट रीच्ड। ओके, अब देखिए हुआ क्या, अभी मैंने आपको बताया था ना हॉलीडे प्लान के बीच में। अब जैसे मान लीजिए कि कभी ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, कभी वार की सिचुएशन आ गई, तो वहां पे भारत क्या करता था कि 1966 से लेकर 1969 तक दोस्तों 3 सक्सेसिव एनुअल प्लान लिया गया, ठीक है। जबकि फोर्थ प्लान रेडी था 1966 से, लेकिन फिर भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिचुएशन था बहुत ही खराब था, ठीक है। द कंट्रीज फाइनेंशियल सिचुएशन वाज वेरी पुअर एंड इसी रीजन से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 66, 67, 68 ये 3 साल जो है, ठीक है, मतलब 66 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 ये 3 साल एनुअल प्लान इन्होंने रन किया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था का सिचुएशन था बहुत ही खराब था, और एनुअल प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो है किसी तरह फाइनेंशियल सिचुएशन को बढ़ा सके, सही कर सकें, दुरुस्त कर सकें, इसीलिए इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ प्लान 1969 में शुरू हुआ और 1974 तक चला। ये गार्डियल स्ट्रेटजी पे था, जैसे मैंने अभी आपको महालनोबिस का नाम बताया था ना सेकंड प्लान में, जिसमें एग्रीकल्चर जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था, उसी तरह फोर्थ प्लान में गार्डियल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर, इस पे फोकस किया गया कि हम सेंटर पे क्या करें, पॉलिटिकल स्टेबल करें, ठीक है। तो प्लान था गार्डियल स्ट्रेटजी पे बेस्ड, और इसमें स्पेशल फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब हम जो है स्टेबल हो, प्रोग्रेस करें किसके प्रति, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी खुद पे आत्मनिर्भर, किसी पे विश्वास, किसी पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, हम लोग आत्मनिर्भर बने, ठीक है। अब देखिए इस वक्त हुआ क्या, फिर से ड्रॉट आ गया और इंडो पाक वार हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ी गई थी 71 और 72 के बीच में, 71-72 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसा का डाइवर्सन हुआ, तो इस प्लान के लिए जो पैसा चाहिए था वो मिला ही नहीं, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हुआ। अब देखिए कुछ क्या क्या फैक्टर्स थे, तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, फिजिकल डेफिसिट बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। यानी फिजिकल डेफिसिट समझते हैं ना, कि जब सरकार का जो खर्च है और सरकार का जो इनकम है, खर्च इनकम से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जो खर्चा है और जो इनकम है, एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर यदि इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, तो वो बढ़ता ही जा रहा था। और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब ऐसा एक्सपेंड जो प्लान नहीं था, जैसे आप मान लीजिए कि वार हो रहा है तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना। और अब देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इसी वक्त हुआ था 1969 में, आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ इसी प्लान में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को भी गति दी गई थी, और ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये कुछ नोटेबल फीचर्स थे इस प्लान के, ठीक है। तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, सब्सिडी इंड्यूस हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो सब्सिडी एक हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोर्थ प्लान। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ प्लान की। फिफ्थ प्लान में क्या है दोस्तों, फिफ्थ प्लान कब हुआ था, फिफ्थ प्लान आया था दोस्तों 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है। इसका क्या मेन आइडिया था कि जो हमारा पॉवर्टी है उसे हम लोग इरेडिकेट कर सके, गरीबी बहुत ही ज़्यादा छाई हुई थी, तो उसको इरेडिकेट करने का और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने का ये मेन प्लान था इस पार्टिकुलर प्लान का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए कुछ नया स्टेप्स लिए, ठीक है। इन्होंने नया प्लान लॉन्च किया 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम दोस्तों याद रखिएगा कि 1975 में सरकार ने लॉन्च किया था 20 पॉइंट प्रोग्राम।
विथ अ मिनिमल वेट अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। तो इस ये जो प्लानिंग पॉलिसी था ना, ये पॉलिटिसाइज हो गया, मतलब इसमें जो पॉलिटिक्स आ गया, ठीक है। अब जैसे हाइपर इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा था, अभी आपको मैंने बताया था ना पिछले प्लान में कि हमारा डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा था, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। तो अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि जब देखा कि हाइपर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तो सरकार ने क्या किया कि आरबीआई को अथॉरिटी दे दी, कंट्रोल दे दी कि अब आप इसे कंट्रोल कीजिए। किसे कंट्रोल कीजिए? इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज कीजिए। तो इसे ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि आरबीआई को डेलीगेट कर दिया गया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि आपको इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन सरकार ने आरबीआई को अपना अपना अथॉरिटी डेलीगेट की। तो अब इस प्लान के कारण क्या हुआ? सोशियो इकोनॉमिक और रीजनल इनइक्वालिटी में ग्रोथ हो गया, ठीक है। मतलब जो रीजनल इनइक्वालिटी था वो बढ़ते चला गया, जो इनइक्वालिटीज था सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे, दिस वेर इंक्रीजिंग। और इमरजेंसी भी आया था दोस्तों, आपको पता होगा 1974 से लेकर 79 के बीच में इमरजेंसी का भी सिचुएशन आया था। और इमरजेंसी के कारण और गवर्नमेंट सेंटर पे बदलते गए, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ? इस प्लानिंग फेज को सेवरल डिसरप्शन मिला। आपको पता है ना कि जनता पार्टी, ठीक है, ये हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो जनता पार्टी 1977 में जीती थी और इन्हीं का सरकार बना था। इमरजेंसी का सिचुएशन आया था दोस्तों इसी फेज में। सिक्स प्लान की बात करें तो ये शुरुआत हुआ था 1980 में और 1985 तक चला था। इसका मेन मोटो था गरीबी हटाओ, मतलब पॉवर्टी को हटाने का मेन मोटो था, ठीक है। तो जो सरकार थी इसने क्या किया कि ये स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, और इसमें किसी पे प्रायोरिटी दिया गया? सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअरिंग रूरल पॉवर्टी। और कैसे पॉवर्टी को लोअर करना था? तो आईआरडीपी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप अप्रोच लाया गया ताकि बहुत सारे नेशनल लेवल प्रोग्राम लिए गए, और स्ट्रेटजी किसके ऊपर था? डायरेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों सेवन्थ ईयर प्लान की। सेवन्थ प्लान था दोस्तों हमारा 85 से लेकर 90 तक। यहाँ पे इसने किस पे फोकस किया? रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रेटर जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस पे फोकस था इसका। आपको पता होना चाहिए कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर, यानी कि गांव के जो गरीब हैं उनको वेजेस दिया जाए, वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रोग्राम्स थे IRDP, ठीक है, उसके बाद CADP, उसके बाद दोस्तों DPAP। तो इन सभी को रीओरिएंट किया गया। तो इस फेज में 1980s में हमारा देश में इसमें क्या हुआ दोस्तों? 1980s में क्या हुआ कि हमारा जो अर्थव्यवस्था था उसमें ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो लेकिन ग्रोथ रेट तो ज़्यादा था, ठीक है। 80s की बात करें दोस्तों, 1980s में ग्रोथ रेट सही था, लेकिन ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या था कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा था। मतलब कर्ज, हमारी सरकार कर्ज लेकर ग्रोथ कर रही थी, समझ रहे हैं? तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा था दोस्तों। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज, दिस वाज द नेगेटिव पॉइंट दैट आवर फिजिकल डेफिसिट एट द एक्सपेंस ऑफ सेवरल फिजिकल इम्बैलेंस। जब तक ये प्लान खत्म हुआ तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब हमारे देश कितना एक्सपोर्ट कर रही है और कितना इंपोर्ट कर रही है। तो फेवरेबल सिचुएशन क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट कर नहीं रही है, खाली इंपोर्ट कर रही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंडीशन जो था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, दयनीय हो गई थी सिचुएशन। और गवर्नमेंट हिवरली रिलाई कर रहे थे फॉरेन बोरिंग से, मतलब खाली इंपोर्ट कर रहे थे। फॉरेन से जो पैसा आ रहा है, बोरिंग कर रहे हैं, केवल उस पर गवर्नमेंट सरकार जो है रिलायंस थी। ये हम बात कर रहे हैं 85 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्लान में देखा गया कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ही नहीं है, इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन फेस करना पड़ा, बजटरी डेफिसिट फेस करना पड़ा। बजट के लिए डेफिसिट कर रहा है, मतलब बजट जो साल में एक बार निकलता है उसके लिए पैसा नहीं था सरकार के पास। तो ये कंडीशन था, मैं आपको बता रहा हूँ 85 से 90 का कंडीशन। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फिर एनुअल प्लान आया गया। एक एनुअल प्लान हमने पहले देखा था ना 1966 से लेके 1969 तक, याद है? 3 एनुअल प्लान देखे थे। मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी वार के कारण और ड्रॉट के कारण। तो सरकार ने क्या किया कि हम एनुअल प्लान ही लाएंगे।
फिर उसके बाद देखिए 2 एनुअल प्लान फिर से लाया गया। जो 8th प्लान था वो 92 से 97 लाया गया, और ये कब खत्म हुआ था 90, यानी 90 से लेके 91 तक और 91 से लेके 92 तक 2 एनुअल प्लान लाया गया। ठीक है, तो जो हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था ना वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसी कारण से क्या किया गया, हमारा 98 प्लान जो है 92 से लाया गया। तो 8th प्लान में क्या हुआ दोस्तों, देखिए 8th प्लान में क्या आया, 8th प्लान में 92 से 97 में आया। तो इसमें जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसे एग्जामिन करना। अब देखिए इसका मेन कंसर्न क्या है और ये इसने क्या सजेस्ट किया, 8th प्लान में क्या सजेस्ट किया दोस्तों, तो इसने सजेस्ट किया कि आप जो है अर्थव्यवस्था में स्टेट के रोल को बढ़ाइए। ठीक है, सो यू हैव टू, इट वाज रिकमेंडेड दैट द रोल ऑफ स्टेट बी रिडिफाइंड इमीडिएट, मतलब उसे रिडिफाइन कीजिए कि आखिर स्टेट का क्या रोल है। ठीक है, राज्य का क्या रोल है अर्थव्यवस्था में, इसे आप रिडिफाइन कीजिए। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट को एडवाइस किया गया। ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए कहा गया। आपको पता है ना 1991 में 1991 में जो हमारे LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए कहा गया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। उसके बाद दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया दोस्तों। कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट को चेक किया गया, उसको कम किया गया। सब्सिडीज को रिस्ट्रक्चर किया गया, रीफोकस किया गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सजेस्ट किया गया। दोस्तों फेडरलिज्म मतलब समझ में आता है ना कि हमारे देश में जब दो सरकार रन करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, इसे ही कहते हैं फेडरलिज्म। यानी ये दोनों जो सरकार है ना कि इनके बीच में कॉपरेशन हो, प्रॉपर कॉपरेशन हो, इस पर जोर दिया गया। फिर इस पे एग्रीकल्चर या दूसरी रूरल एक्टिविटीज पे ज़्यादा जोर दिया गया इस पार्टिकुलर प्लान में। 8th 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों कहा गया कि प्लानिंग को आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि 8th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। सो फ्रेंड्स, दिस वे द डिस्कशन दैट वी हैव डन। दोस्तों आज का डिस्कशन था हमारा जिसमें हम लोगों ने 8th 5 ईयर प्लान को डिस्कस किया। बाकी द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी की चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको लेसन पसंद आया हो। धन्यवाद।